अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो इस वीडियो के अंदर जो है हम पॉलिटिकल साइंस की जो नेचर और उसकी जो डेफिनेशन है और मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उन्होंने पॉलिटिकल साइंस की जो डेफिनेशंस की हैं उनके हवाले से बात कर रखे हैं। तो आज जो है नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 जो है आप देखेंगे। और आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। मैन इज़ बाय नेचर सोशल एंड ए पॉलिटिकल एनिमल। तो मैन इज़ बाय नेचर ए सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। इट मीन्स कि मैन जो है, इंसान जो है, ही कैन नॉट लिव विदाउट सोसाइटी एंड ही कैन नॉट लिव विदाउट स्टेट। ना तो वो स्टेट के बगैर रह सकता है और ना ही वो सोसाइटी के बगैर रह सकता है। यानी सोशल लाइफ गुजारना और पॉलिटिकल लाइफ गुजारना जो है इंसान की इंतहाई अहम ज़रूरत भी है और इंतहाई अहम उसकी मजबूरी भी है। ना तो वो सोसाइटी के बगैर रह सकता है और ना ही वो रियासत के बगैर रह सकता है। तो इंसान जो है वो बाय नेचर जो है सोशल लाइफ गुजारना और पॉलिटिकल लाइफ गुजारना जो है, जैसा कि मैंने अभी कहा, कि उसकी ज़रूरत और उसकी मजबूरी है। देखिए, मैन इज़ बाय नेचर ए सोशल एंड ए पॉलिटिकल एनिमल। ऐसा क्यों है? क्यों वो जो है वो सोसाइटी के बगैर नहीं रह सकता और क्यों जो है वो स्टेट के बगैर नहीं रह सकता? यानी पॉलिटिकल लाइफ गुजारना और सोशल लाइफ गुजारना जो है उसकी मजबूरी है। तो ऐसी मजबूरी की वजह क्या है? Owing to his many basic needs such as food, shelter, sex, warmth, डिफेंस। तो जितनी भी इंसान की जो बेसिक नीड्स हैं, जिसमें खुराक आ जाती है, शेल्टर आ जाता है, जिनसी तल्लकात आ जाते हैं, वार्मथ है, डिफेंस है, तो ये वो इंसान की बुनियादी ज़रूरियात हैं कि इनको वो किसी भी सूरत में अकेले पूरा नहीं कर सकता। ना तो वो अपनी खुराक का बंदोबस्त कर सकता है, ना वो अपने शेल्टर का जो है वो अकेले बंदोबस्त कर सकता है। तो जितनी भी इंसान की जो बेसिक नीड्स हैं, जो एज ए ह्यूमन बीइंग्स उसको दरकार होती हैं, उसको अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, या यूँ समझिए कि ज़िंदा रहने के लिए जो है उसको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो बेसिक नीड्स उसकी डिक्लेयर कर दी गई हैं, तो वो तमाम बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए, उनको फुलफ़िल करने के लिए उसको दूसरे इंसानों के साथ, मुआशरे के साथ, सोसाइटी के साथ मिलजुल कर रहना पड़ता है। अगर वो दूसरे लोगों के साथ नहीं ज़िंदगी गुजारेगा, सोशल लाइफ जो है वो नहीं गुजारेगा, तो क्या हो जाएगा? उसकी बेसिक नीड्स जो हैं वो पूरी नहीं होंगी और उसका जो वजूद है इंसान का, वो ख़तरे में पड़ जाएगा। दूसरा देखें कि मैन इज़ ए सोशल एनिमल, कि वो सोशल एनिमल है। इट मीन्स कि वो मुआशरे के बगैर नहीं रह सकता। तो जो मुआशरा है वो इंसानों से मिलकर बनता है। तो अगर इंसान जो है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो अकेला नहीं रह सकेगा, उसकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाएगी, तो इसका मतलब है कि मुआशरा भी ख़तरे में पड़ सकता है, मुआशरा का वजूद भी ख़त्म हो जाएगा। तो आइए इसको आगे लेकर चलते हैं। एंड द लाइक ही हैज़ टू लिव विद अदर्स। वो कहता है कि ये वो इंसान की बेसिक नीड्स हैं, जैसे फूड है, शेल्टर है, सेक्स है, वार्मथ है, डिफेंस है, और इस तरह की और बहुत सारी उसकी बेसिक नीड्स हो सकती हैं। तो ये वो ज़रूरियात हैं जिनकी वजह से ही हैज़ टू लिव ए सोशल लाइफ एंड ए पॉलिटिकल लाइफ। तो इंसान को मुआशरे के अंदर क्यों रहना पड़ता है, इंसान को सियासी ज़िंदगी क्यों गुजारनी पड़ती है, यानी उसको रियासत के अंदर क्यों रहना पड़ता है, तो उसकी जो है वजह जो है वो उसकी बेसिक नीड्स की तकमील है, क्योंकि इनके बगैर वो अपनी बेसिक नीड्स जो हैं वो पूरी नहीं कर सकता। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। वाइल ट्राइंग टू सेटिस्फाई दीज नीड्स, men and women may come into conflict with each other. Clash of interests and results of the clash of interests। दोबारा इसको देखिएगा, पहले हम इस स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। ये पिछली स्लाइड के अंदर जो हमने बात की है कि इंसान की कुछ बेसिक नीड्स हैं, तो ये उसकी वो बेसिक नीड्स हैं कि जिन्हें वो माशरे के जो दीगर अफराद हैं उनके ताउन के बगैर जो है वो पूरा नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ क्या कहा गया कि वाइल ट्राइंग टू सेटिस्फाई दीज नीड्स, मैन एंड वुमेन मे कम इनटू कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। अब देखिए कि एक तरफ जो है इंसानी फितरत की है
कि वो सोशल लाइफ गुजारता है, दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है, और मैन इज़ ए सोशल एनिमल, ये एरिस्टोटल का कहना है। दूसरी तरफ ये है कि इंसान जो है फितरतन जो है उसके मतलब कहा जाता है कि वो सेल्फिश है, उसके अंदर जो है खुदगर्जी पाई जाती है। तो जब इंसान जो है वो सेल्फ, एक तरफ वो मदनी तबा है, सोशल एनिमल है, और दूसरी तरफ जो है उसको सेल्फिश कहा जाता है कि इंसान खुदगर्ज भी है। तो जब वो दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है और जब वो अपनी अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए स्ट्रगल करेगा, कोशिश करेगा, तो वो जो है दूसरे लोगों के साथ उसका क्लैश हो सकता है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। जब क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा तो उसका दूसरे लोगों के साथ जो है कन्फ्लिक्ट पैदा होगा। उस कन्फ्लिक्ट के अंदर जो है जो ताकतवर होगा वो अपना इंटरेस्ट पूरा कर लेगा, और कमज़ोर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इस अगर कन्फ्लिक्ट को ख़त्म ना किया जाए तो क्या हो जाएगा, जो ह्यूमन बीइंग है उसका जो वजूद है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। और सोसाइटी चूँकि ह्यूमन बीइंग्स से ही मिलकर बनती है, तो जब ह्यूमन बीइंग जो है यानी इंसान जो है ख़त्म हो जाएगा तो माशरे का वजूद भी ख़तरे में पड़ जाएगा, या यूँ कहिए कि माशरा भी ख़त्म हो जाएगा। अब इसी पॉइंट को लेकर जो है हम आगे चल रहे हैं, दोबारा इसको देखिएगा। वाइल ट्राइंग टू सेटिस्फाई दीज नीड्स मेन एंड वोमेन मे कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट। तो जब वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरी करने की स्ट्रगल करेंगे, कोशिश करेंगे, उसके लिए जद्दोजहद करेंगे, तो क्या होगा, उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट क्यों पैदा होता है? कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है क्लैश ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। जो जो इंटरेस्ट का जो मफादात का जो तसादम है उससे जो है उस इंसानी माशरे के अंदर जो है तसादम हो सकता है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है, और ताकतवर और कमज़ोर के दरमियान जब क्लैश होगा तो ताकतवर गालिब आ जाएगा, और कमज़ोर जो है उसका वजूद जो है वैसे ख़त्म हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट एंड रिजल्ट्स ऑफ द क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या है कि क्लैश ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज़रूरी है, लाजम होगा। क्यों होगा? क्योंकि इंसान जो है खुद गर्ज है, इंसानी फितरत के अंदर ये शामिल है कि बाई नेचर जो है मैन इज़ सेल्फिश। तो वो चूँकि बाई नेचर सेल्फिश है तो लिहाजा दूसरे लोगों के साथ, दूसरे इंसानों के साथ, अफराद माशरा के साथ उसका कन्फ्लिक्ट होना, उसका दूसरे के साथ उसका क्लैश होना जो है वो एक लाजमी चीज़ है। जब क्लैश होगा तो उसका अपना वजूद भी ख़तरे में पड़ जाएगा और सोसाइटी का वजूद भी ख़तरे में पड़ जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। दिस कन्फ्लिक्ट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स ऑफ वेरियस काइंड्स। तो ये जो इंसानी माशरा है, अफराद के दरमियान, इंडिविजुअल्स के दरमियान जो क्लैश होगा, जो कन्फ्लिक्ट होगा, उससे फिर क्या होगा, वो कहता है कि आगे मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स जो हैं क्रिएट होंगे। कौन कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं? प्रॉब्लम्स टू ऑर्गेनाइज ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो जो इंसानी सरगर्मियाँ हैं, जो मुख्तलिफ उसकी एक्टिविटीज़ होंगी, उनको ऑर्गेनाइज करने में जो है वो प्रॉब्लम पेश होगा। एक अनऑर्गेनाइज सोसाइटी जो है डेवलप होगी, और जो अनऑर्गेनाइज सोसाइटी होगी उसमें कोई भी शख्स जो है वो महफूज नहीं होगा। हर शख्स अपनी मनमर्जी करेगा। माइट इस राइट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला असूल होगा, और वो माशरा जो है उसका वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। तो उस कन्फ्लिक्ट की वजह से जो है जो प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, उसमें फर्स्ट प्रॉब्लम होगा प्रॉब्लम टू ऑर्गेनाइज ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो जो इंसानी सरगर्मियां हैं, जो उसकी जो मुशागल हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने में जो है वो मुश्किल पेश आएगी। नंबर 2, प्रॉब्लम टू फुलफिल बेसिक नीड्स। तो वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पाएगा। अगर वो बेसिक नीड्स उसकी पूरी नहीं होंगी तो क्या होगा, उसका वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा, क्योंकि वो खुराक के बगैर नहीं रह सकता, वो शेल्टर के बगैर नहीं रह सकता, जिनसी तल्लुकात कायम करना उसकी फितरत में शामिल है, उसके बगैर वो नहीं रह सकता, और वो बैरूनी ख़तरात का अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। तो वो जो उसकी बेसिक नीड्स जब पूरी नहीं होंगी तो क्या हो जाएगा, उसका वजूद जो है ख़तरे में पड़ जाएगा, और सोसाइटी ख़तरे में जो है पड़ जाएगी। नंबर 3 क्या है, प्रॉब्लम टू प्रमोट कोऑपरेशन। तो उसमें ज़ाहिर है हमारी जितनी भी बेसिक नीड्स हैं, आप खुराक का देख लें, जो है शेल्टर है यानी मकान के हवाले से देख लें, जितनी भी हमारी बेसिक नीड्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि हमें माशरे के जो दीगर अफराद हैं उनका ताउन चाहिए होता है। उनके ताउन के बगैर जो है हम ना अपनी खुराक पूरी कर सकते हैं, ना अपना मकान बना सकते हैं, ना दीगर बुनियादी ज़रूरियात जो हैं पूरी कर सकते हैं। तो बेसिक नीड्स जो हैं वो विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ सोसाइटी मुमकिन नहीं है। तो ज़रूरी है कि लोगों का ताउन जो है दरकार हो, लेकिन अगर उस कन्फ्लिक्ट को हल नहीं किया जाएगा तो कोई शख्स हमारे साथ ताउन नहीं करेगा।
जब तावन नहीं करेगा तो हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी, उससे इंसानी वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। नंबर 4 पे आ जाते हैं जी, प्रॉब्लम टू प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट अमंग द पीपल। अब जब लोगों के दरमियान कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा तो उससे बचना कैसे है, उसमें कौन डिसाइड करेगा कि राइट कौन है, रॉन्ग कौन है, किस चीज़ के ऊपर किसका हक है, किस चीज़ के ऊपर किसका हक नहीं है, कौन शख्स जो है ये काम कर सकता है, कौन शख्स ये काम नहीं कर सकता। तो जब एक ही चीज़ के हसूल के लिए मुख्तलिफ अफराद कोशिश करेंगे तो कन्फ्लिक्ट पैदा होगा और उस कन्फ्लिक्ट जो है माशरे का वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। तो क्या है प्रॉब्लम टू प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट अमंग द पीपल। जब भी लोगों के दरमियान कन्फ्लिक्ट पैदा होगा तो उससे बचा नहीं जा सकेगा, तो इसलिए जो है इससे मुआशरा जो है वो उसका वजूद जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। आइए इसको हम इसी कहानी को आगे लेकर चल रहे हैं। और नेक्स्ट क्या जी, ह्यूमन सोसाइटी कैन नॉट बी बेटर, हैप्पियर एंड मोर प्रोडक्टिव विदाउट द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड कन्फ्लिक्ट्स। अब इस यहाँ पे हम पहुँच गए हैं कि अगर वो जो कन्फ्लिक्ट है जो कि क्लैश ऑफ इंटरेस्ट से जो है वो डेवलप हो रहा है, अगर उस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व नहीं किया जाएगा, उसको रिमूव नहीं किया जाएगा और ये फैसला नहीं किया जाएगा कि किस चीज़ के ऊपर किसका हक है, कौन हक पर है, कौन हक पे नहीं है, कौन दुरुस्त है, कौन गलत है, तो क्या हो जाएगा, उसके बगैर ना तो हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ना हम खुशकुन ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ना ही हम सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव हो सकते हैं। तो वो कहता है कि ह्यूमन सोसाइटी कैन नॉट बी हैप्पियर, बेटर, हैप्पियर एंड मोर प्रोडक्टिव विदाउट द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। अब डिस्प्यूट्स को हल कैसे करना है, ज़ाहिर है डिस्प्यूट को हल करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे और कुछ कोई अथॉरिटी जो है वो कैंप करनी होगी। तो रूल्स एंड रेगुलेशन को तय करने के लिए जो है कुछ सिस्टम जो है वो डेवलप करना पड़ेगा और जब वो सिस्टम नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वो डिस्प्यूट्स हल नहीं होंगे और जब डिस्प्यूट्स हल नहीं होंगे तो हम अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे बल्कि हमारी ज़िंदगी का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। तो इसको आगे लेकर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ये बात मुकम्मल हो जाएगी। नेक्स्ट कहता है जी, इन दीज प्रॉब्लम्स, इफ़ दीज प्रॉब्लम्स आर नॉट टैकल्ड प्रॉपरली ह्यूमन सोसाइटी विल सफ़र मैनी ट्रबल्स एंड इश्यूज। उसी बात को आगे लेकर चल रहे हैं। अगर वो कहता है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल नहीं किया जाएगा, उनको सॉल्व नहीं किया जाएगा, प्रॉपर तरीके से उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ह्यूमन सोसाइटी विल सफ़र मैनी ट्रबल्स एंड इश्यूज। कौन कौन से ट्रबल्स एंड इशू आएंगे, वो अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी, उसकी जो बेसिक नीड्स हैं पूरी नहीं होगी, सोसाइटी के अंदर कोऑपरेशन नहीं होगा और विदाउट कोऑपरेशन जो है हम अपनी कोई भी बेसिक नीड पूरी नहीं कर सकते। मैं आपको एक सिंगल एग्जांपल देता हूं कि हम जो दिन भर के अंदर जो खुराक खाते हैं वो खुराक जो है हम खुद प्रोड्यूस नहीं करते, उसमें माशरे के बेशुमार लोग जो हैं वो हमारे साथ जो है तावन करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं और फिर कहीं जाकर जो है हम वो अपनी बेसिक नीड पूरी करते हैं। हम जिस घर में रहते हैं उस घर को बनाने के लिए जितनी भी अशिया की ज़रूरत होती है वो सारी की सारी जो है वो दूसरे माशरे के अफराद के तावन से बनती हैं। तो अगर सोसाइटी हमारे साथ तावन नहीं करेगी तो हम अपने घर को नहीं बना सकेंगे और घर के अंदर जिन अशिया की ज़रूरत होती है वो पूरी नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, हम गैर महफूज हो जाएंगे। तो इसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे ख़तरात हैं जिनका इंसान अकेले मुकाबला नहीं कर सकता, उनका मुकाबला करने के लिए भी उसको दूसरे लोगों के साथ तावन की ज़रूरत होती है। तो क्या हो जाएगा कि अगर सोसाइटी जो है इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं करेगी, हल नहीं करेगी, कोई उसका प्रॉपर सलूशन जो है तलाश नहीं करेगी, तो क्या हो जाएगा, सोसाइटी विल सफ़र मैनी प्रॉब्लम्स एंड इशूज़। तो वो अनसिक्योर हो जाएगी, उसको अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो शिकार होना पड़ेगा और वो आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएगी। एंड दिस सिचुएशन विल कॉज द एंडलेस डिस्प्यूट्स, अनार्की, मिजरी, पॉवर्टी एंड द एंड ऑफ द सोशल लाइफ। अल्टीमेटली क्या होगा, अगर ये इश्यूज हल नहीं होंगे, ये प्रॉब्लम्स हल नहीं होंगे और इनको हल करने के लिए कोई मैकेनिज़्म जो है वो तलाश नहीं किया जाएगा, कोई अथॉरिटी नहीं बनाई जाएगी, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाए जाएंगे, सोसाइटी को ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा, तो क्या होगा, विल काज द एंडलेस डिस्प्यूट्स, ना ख़त्म होने वाला जो है वो एक तसादम जो है शुरू हो जाएगा, अनार्की, लाकानूनियत हो जाएगी, मिसरी की कैफियत हो जाएगी, पॉवर्टी आ जाएगी एंड एंड ऑफ सोशल लाइफ। अल्टीमेटली क्या होगा कि सोशल लाइफ ख़त्म हो जाएगी, यानी इंसानी मुआशरे का वजूद ही ख़तरे में पड़ जाएगा
और उसकी बका के लिए जो है फिर इंसान को जो है सोचना पड़ेगा कि अगर हमने ज़िंदा रहना है तो फिर हमें कुछ ना कुछ जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए, कोई इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए, कोई अथॉरिटी जो है वो डेवलप करनी चाहिए ताकि हम इन ख़तरात का मुकाबला कर सकें और इन इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स को जो है वो बर वक्त जो है टैकल कर सकें। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। Every society needs to give such institutions, laws, men and women of authority to regulate the human activities, relations and interests of persons and various groups। अब हम असर पॉइंट के ऊपर आ चुके हैं। एवरी सोसाइटी, हर सोसाइटी जो है, हर इंसानी माशरा जो है, नीड्स टू गिव सच इंस्टीट्यूशंस, तो उसको क्या ज़रूरत होती है, कुछ इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसको डेवलप करने होंगे, कुछ इंस्टीट्यूशंस को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, कुछ इंस्टीट्यूशन जो है उनको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा और कुछ लॉज जो है उनकी फार्मूलेशन करना पड़ेगी, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने होंगे। एंड मेन एंड वुमेन ऑफ अथॉरिटी, और कुछ लोगों पर मुश्तमिल जो है, चाहे वो मर्द हों चाहे औरतें हों, उनके ऊपर एक अथॉरिटी कायम करनी होगी टू रेगुलेट द ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो जो इंसानी सरगर्मियां हैं, चाहे वो सोशल सरगर्मियां हैं, वो इकोनॉमिक हैं, वो कल्चरल हैं, वो पॉलिटिकल हैं, जितनी भी इंसानी सरगर्मियां होती हैं, जितने भी इंसानी मामलात होते हैं, उनके जो एक्शंस होते हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए जो है क्या करना पड़ेगा, 3 काम करने पड़ेंगे। एक, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे, और फिर मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशन डिज़ाइन करना होंगे, और फिर मेन एंड वुमेन ऑफ अथॉरिटी, कुछ लोगों पर मुश्तमिल जो है एक अथॉरिटी जो है कैंप करना होगी ताकि रेगुलेट द ह्यूमन एक्टिविटीज़, ताकि इंसानी सरगर्मियों को, इंसानी मामलात को, उसके एक्शंस को, रिएक्शंस को जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाए, उसको कंट्रोल किया जा सके। एंड रिलेशंस, और जो इंसानी माशरे के दरमियान जो रिलेशंस होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। एंड इंटरेस्ट ऑफ द पर्सनस एंड वेरियस ग्रुप्स, और जो मुख्तलिफ इंसानों के जो इंटरेस्ट हैं, मफादात हैं, या मुख्तलिफ जो ग्रुप्स के जो मफादात हैं, उनको रेगुलेट किया जा सके। मुख्तसर तौर पे बात ये की गई है कि इंसानी सरगर्मियों को कंट्रोल करने के लिए जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनके मामलात को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे, और जो इसके अलावा जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होंगे, यानी कवानीन बनाने होंगे, और एक अथॉरिटी कायम करनी होगी जो मर्दों के ऊपर भी मुश्तमिल हो सकती है या औरतों के ऊपर भी मुश्तमिल हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जब आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा कि इंसानी माशरा जो है उसको रेगुलेट करने में मदद मिलेगी, और जो उनके दरमियान जो डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं उन डिस्प्यूट्स को टैकल करने में भी मदद मिलेगी, उन इश्यूज़ को हर बार वक्त हल करने में मदद मिलेगी। तो क्या हो जाएगा, इससे इंसानी माशरे के अंदर कोऑपरेशन भी होगा, और बाहमी तावन से जो है इंसानी माशरा जो है उसकी ग्रोथ भी होगी, डेवलपमेंट भी होगी, और इस तरह जो है इंसानी माशरा जो है उसका वजूद जो है वो बरकरार रहेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन हमारा ये था कि व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस क्या है, अब इसी को हम लेकर चलते हैं। नाउ सच ए सोसाइटी विच इज रेगुलेटेड बाय लॉज, अब ऐसा इंसानी माशरा जिसको रेगुलेट किया जाए विद द हेल्प ऑफ द लॉज, जिसको कवानीन की मदद से रेगुलेट किया जाए, एंड इंस्टीट्यूशंस, या मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस की मदद से रेगुलेट किया जाए, एंड मैन ऑफ अथॉरिटी, या और उसके अंदर एक अथॉरिटी कायम की जाए, इस कॉल्ड पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी। ऐसी सोसाइटी जिसके रूल्स एंड रेगुलेशन हों, उसके अंदर बाकायदा तौर पे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने वाले इंस्टीट्यूशंस हों, और गलत और दुरुस्त का फैसला करने वाले बाकायदा तौर पे इंस्टीट्यूशंस हों, लॉ इन्फोर्समेंट के इंस्टीट्यूशंस हों, और जो लोग लॉस जो हैं उनकी खिलाफवर्जी करते हैं, उनकी वायोलेशन करते हैं, उनको सज़ा देने वाले बाकायदा तौर पे इंस्टीट्यूशंस हों। तो ऐसी सोसाइटी जिसमें रूल्स हों, रूल्स को बनाने, रूल्स को कायम करने, रूल्स की खिलाफवर्जी करने वालों को सज़ा देने के इंस्टीट्यूशंस हों, और उसके अंदर एक बाकायदा तौर पे अथॉरिटी हो, तो ऐसी सोसाइटी को क्या कहा जाता है, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी। और वहीं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज सोसाइटी जो है दैट इज कॉल्ड स्टेट, उस पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी को रियासत कहा जाता है, या उसको पॉलिटिकल सिस्टम कह लें, या उसको स्टेट कह लें। तो वो जो पॉलिटिकल साइंस क्या है, तो पॉलिटिकल साइंस उसी पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी का मुतालिया है। तो पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ a politically organized society. Political science means the study of
political system. Political science means the study of political process or political or state. तो इंसानी माशरे को मुनज़्ज़म करने के लिए, इंसानी माशरे को जो है वो उसके दरमियान जो क्लैश है उसको टैकल करने के लिए, उसके इश्यूज़ को जो है वो हल करने के लिए जो गवर्नमेंट कैम की जाएगी, जो अथॉरिटी कैम की जाएगी, जो इंस्टीट्यूशंस कैम किए जाएंगे, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे और जो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी जो है वो इस्टेब्लिश की जाएगी या स्टेट कैम किया जाएगी, उसकी जो स्टडी है उसको जो है पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस बेसिकली जो है किस किस्म का इल्म है? पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा इल्म है जिसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्टेट क्या है, स्टेट कैसे कायम हुई, स्टेट माजी के अंदर कैसे थी, स्टेट आज के दौर में कैसी है, स्टेट आने वाले दौर में कैसी होगी या स्टेट को कैसा होना चाहिए, स्टेट कैसे कायम होती है, स्टेट का निज़ाम कैसे चलाया जाता है और गवर्नमेंट क्या होती है, स्टेट और गवर्नमेंट के अंदर क्या फ़र्क होता है। वो इल्म जिसमें हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, यानी रियासत क्या है और हुकूमत क्या है, उस इल्म को पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। तो पॉलिटिकल साइंस क्या है? इन शॉर्ट, पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो ये रियासत का भी इल्म है और ये गवर्नमेंट का भी इल्म है। रियासत का इल्म क्या है कि रियासत क्या है, रियासत क्यों वजूद में आई, रियासत कैसे वजूद में आई, रियासत के कायम करने का बुनियादी मकसद क्या है, रियासत के राइट्स क्या होते हैं, रियासत की ड्यूटीज़ क्या होती हैं। इस चीज़ का जो इल्म है दैट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस। इस तरह गवर्नमेंट, पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट क्यों कायम की जाती है, गवर्नमेंट के जो है वो फंक्शंस क्या होते हैं, गवर्नमेंट बनती कैसे है, गवर्नमेंट की मुख्तलिफ इकसाम्स क्या होती हैं, जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डिक्टेटरशिप होती है, मोनार्की है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो बेशुमार फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं। तो ये क्या हैं और इनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट, इस चीज़ का जो इल्म है, इस चीज़ का इल्म जो है दैट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी, एंड पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ politically organized society, state, political system, government, political affairs, events and political decision making. पॉलिटिकल साइंस क्या है? इसकी बहुत जो है सिंपल सी डेफिनेशन होगी है, पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। जो सोसाइटी अपने आप को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड कहलाती है दैट इज कॉल्ड स्टेट। यानी आप स्टेट की टर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी भी कहते हैं। तो जब कोई भी माशरा जो है, कोई भी इंसानी माशरा जो है अपने आप को सियासी तौर पे मुनज़्ज़म कर लेता है। सियासी तौर पे मुनज़्ज़म करने का क्या मतलब होता है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन डिज़ाइन करता है, लॉ इन्फोर्समेंट के इंस्टीट्यूशंस बनाता है, लॉ मेकिंग अथॉरिटी कायम कर लेता है। इस तरह जो लोग कानून की खिलाफवर्जी करते हैं उनको सज़ा देने का सिस्टम डेवलप कर लेता है, उसमें एक अथॉरिटी कायम कर दी जाती है, उसमें गवर्नमेंट कायम की जाती है। तो ऐसी जो सोसाइटी होती है जो लोगों के राइट्स एंड ड्यूटीज़ का तयन करती है कि और लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और जब लोगों के दरमियान जो है वो किसी बात के ऊपर क्लैश होता है तो वो अथॉरिटी जो है उस क्लैश को जो है वो हल कर देती है और उन लोगों के जो इज्तिमाई मामलात होते हैं उन इज्तिमाई मामलात को जो है रियासत आगे लेकर चलती है। तो ऐसी जो सोसाइटी होगी उसको पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी कहा जाता है और वहीं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज सोसाइटी जो है दैट इज़ कॉल्ड स्टेट। और उस स्टेट का डिसिप्लिन चलाने के लिए, उस स्टेट का जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए, उस स्टेट के अंदर शहरियों के जो कन्फ्लिक्ट हैं, जो उनके दरमियान जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको हल करने के लिए और उनके जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है जो अथॉरिटी कायम की जाएगी वो अथॉरिटी जो है उसको गवर्नमेंट कहा जाता है। तो पॉलिटिकल साइंस बेसिकली इज़ द स्टडी ऑफ द स्टेट एंड द स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट। और इसके अलावा जितने भी पॉलिटिकल अफेयर्स होते हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स कौन से होते हैं? जो स्टेट के अफेयर्स होते हैं, जो इवेंट्स हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स हैं या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे इलेक्शन है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये सारी जो है वो पॉलिटिकल इवेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या पॉलिटिकल ये एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। तो इनकी जो स्टडी है ये जो है वो पॉलिटिकल साइंस कहलाती है। आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं।
डॉक्टर स्टीफन लीकॉक जो है वो कहता है कि पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द गवर्नमेंट। डॉक्टर स्टीफन लीकॉक का कहना यह है कि पॉलिटिकल साइंस जो है डील्स विद द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट की मुख्तलिफ ब्रांचेस क्या होती हैं, जैसे लेजिस्लेचर है, एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, और लेजिस्लेचर के फंक्शंस क्या हैं, जुडिशरी का फंक्शन क्या होता है, या एग्जेक्टिव का क्या फंक्शन होता है, गवर्नमेंट बनती कैसे है, टूटती कैसे है, गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, वेलफेयर जो है वो स्टेट क्या है, गवर्नमेंट क्या है। तो ये गवर्नमेंट जो है उसकी स्टडी का नाम है। ये किसका कहना है? डॉक्टर स्टीफन का कहना है। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है प्रोफेसर G.W. गार्नर की। और प्रोफेसर G.W. गार्नर कहते हैं पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टडी ऑफ द स्टेट। और प्रोफेसर G.W. गार्नर जो है उनका कहना यह है कि पॉलिटिकल साइंस जो है डेट बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टडी ऑफ द स्टेट, कि ये अपने आगाज से लेकर ये अपने अंजाम तक, डेट इज़ द स्टडी ऑफ द स्टेट। तो ये रियासत का इल्म है। रियासत जो है द स्टेट एज इट इज़, जैसा कि रियासत है, और द स्टेट एज इट हैज़ बिन, या स्टेट एज इट आट टू बी। तो ये रियासत का मतलब जो है माजी में कैसे थी, अब कैसी है, ये आने वाले वक्त में कैसी होगी, या इसको कैसा होना चाहिए, इस चीज़ का जो इल्म है रियासत का, रियासत वजूद में कैसे आई, रियासत के वजूद के बारे में जो मुख्तलिफ जो थेरीज पाई जाती हैं, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और पेट्रियार्कल थेरी है, मेट्रियार्कल थेरी है, डिवाइन राइट थेरी है। तो ये थेरीज क्या हैं, रियासत किस तरह वजूद में आई है, रियासत के फंक्शन क्या हैं, इंडिविजुअल्स का और स्टेट का आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो इन सारी चीज़ों का जो मुतालिया है, इन सारी चीज़ों की स्टडी है, डेट इज कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस। तो गार्नर के मुताबिक जो है पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टडी ऑफ द स्टेट। ये अपने आगाज से लेकर अंजाम तक रियासत का इल्म है। और नेक्स्ट है पॉल जेनेट सेस। पॉल जेनेट जो है बेसिकली ही इज ए फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसफर, और वो कहता है कि पॉलिटिकल साइंस इज द पार्ट ऑफ सोशल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस जो है बेसिकली एक सोशल साइंस है विच ट्रीट्स ऑफ द फाउंडेशंस ऑफ द स्टेट, जो कि रियासत की जो फाउंडेशंस हैं, रियासत का जो एवोल्यूशन है कैसे हुआ है, रियासत जो है वो किन मराहल से गुजर कर जो है वो मौजूदा शक्ल को पहुंची है। रियासत जिस तरह आज की रियासत को हम मॉडर्न सावरन नेशनल स्टेट कहते हैं, या माजी के अंदर जो है ये सिटी स्टेट कहलाती थी, या माजी के अंदर जो है ये अम्पायर्स कहलाती रही है। तो ये मुख्तलिफ अंदाज से इसका जो एवोल्यूशन होता रहा है, ये क्या है और आने वाले वक्त में रियासत क्या होगी, तो ये इसकी फाउंडेशंस के ऊपर बात करता है, एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नमेंट। और इसके साथ ही गवर्नमेंट की भी बात करता है कि गवर्नमेंट क्या होती है, बनती कैसे है, टूटती कैसे है, इसके मुख्तलिफ फॉर्म्स क्या हैं। तो डॉक्टर पॉल जेनेट जो है उसके मुताबिक भी रियासत जो है पॉलिटिकल साइंस जो है ये रियासत की फाउंडेशंस के ऊपर बात करता है, एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नमेंट की बात करता है। और नेक्स्ट हमारे पास एक और डेफिनेशन है हैरोल्ड डी लेसवेल। हैरोल्ड डी लेसवेल जो है ही इज अमेरिकन पॉलिटिकल फिलोसफर, और वो कहता है कि पॉलिटिकल साइंस कंसर्न्स विद द क्वेश्चन हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। वो उसने बड़ी लेटेस्ट अंदाज से जो है डेफिनेशन की है, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। ये बेसिकली पॉलिटिक्स की जो है डेफिनेशन बन जाती है। ही फर्दर एड्स पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग द पावर। तो पॉलिटिकल साइंस को वो कहता है कि ये जो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, कि कौन क्या हासिल करता है, कैसे हासिल करता है, यानी ये इक़्तिदार कौन हासिल करता है, इक़्तिदार कैसे हासिल किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरह स्ट्रगल करती हैं, किस तरह वो अपने इंटरेस्ट को जो है वो सेव करती हैं। तो हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, एंड फर्दर ही एड्स पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर। तो ये जो है वो पावर के हवाले से जो है यानी सियासी इक़्तिदार हासिल करने के हवाले से जो है वो बात करता है, और वो उसी तनाज़ुर में जो है पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन भी हमारे सामने पेश करता है। पावर इज़ द सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग फैक्टर इन पॉलिटिक्स। तो जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर जो है जो सेंट्रल जो फैक्टर है, डेट्स पावर। आप इक़्तिदार हासिल करते हैं, इक़्तिदार को ख़त्म कर देते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी पावर कितनी है। जितनी आपकी पावर होगी आप अपने पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट हैं उनको इतने अच्छे तरीके से गेन करेंगे। अगर आपके पास पावर नहीं है तो आप अपना इंटरेस्ट जो है उसको गेन नहीं कर सकेंगे। गवर्नमेंट एंड स्टेट आर द बेसिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो गवर्नमेंट, स्टेट एंड गवर्नमेंट क्या है, स्टेट
आर द बेसिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस के जो बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो बेसिकली है स्टेट एंड गवर्नमेंट, और उसके अंदर है जो पावर है, यानी गवर्नमेंट हासिल करने की पावर, स्टेट का जो इंटरेस्ट हैं उनको आपने सेव कैसे करना है, तो नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल पावर का जो कंसेप्ट है वो इसके अंदर जो है बड़ा सेंट्रल फैक्टर जो है तस्वर किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, इसको ख़त्म करते हैं। इन शॉर्ट, पॉलिटिकल साइंस इज ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ स्टेट। तो पॉलिटिकल साइंस क्या है? सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट, विच इज़ ए पावर स्ट्रक्चर मेकिंग अथॉरिटेटिव डिसीजंस एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज एंड वैल्यूज ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल डिफेंस। तो पॉलिटिकल साइंस क्या है? पॉलिटिकल साइंस इज ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, यानी स्टेट और गवर्नमेंट की सिस्टमेटिक और साइंटिफिक जो स्टडी है, डेट इज कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस, विच इज ए पावर स्ट्रक्चर मेकिंग अथॉरिटेटिव डिसीजंस एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज एंड वैल्यूज फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल डिफेंस। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम क्या करते हैं कि इसमें जो पावर स्ट्रक्चर है कि किस इदारे के पास कौन सी पावर है, पावर गेन कैसे करनी है, अथॉरिटी हासिल करने का तरीक़ेकार क्या है, अथॉरिटी को यूटिलाइज कैसे करना है, तो इसके स्ट्रक्चर को भी स्टडी किया जाता है। और इसके अलावा डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनको देखा जाता है कि लॉ मेकिंग अथॉरिटी किसके पास है, लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी किसके पास है, जजमेंट की अथॉरिटी जो है किसके पास है, एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज, और जो मुख्तलिफ रिसोर्सेज हैं उनकी एलोकेशन जो है वो कैसे करनी है, क्या करनी है, तो इसकी स्टडी एंड वैल्यूज़ फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल डिफेंस। और रियासत की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको कैसे मेंटेन करना है और उसका जो एक्सटर्नल डिफेंस है उसको कैसे मेंटेन करना है, इन तमाम चीज़ों की जो स्टडी है डेट इज कॉल्ड द पॉलिटिकल साइंस। डी स्टूडेंट, यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। नेक्स्ट है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, या फिर मीनिंग ऑफ द टर्म ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। हमारे साथ रहिएगा और पॉलिटिकल साइंस के ऊपर इस तरह के मुफीद वीडियो जो हैं वो आप तक पहुँचती रहेगी। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैच पॉलिटिकल साइंस।